हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं ये हिंदी वीडियो करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। सामान्य बजट, केंद्रीय बजट, अन्य नामों द्वारा भी जाना जाता है। तो बजट के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं? देखिए, न्यूज़ चैनल जब आपको बजट के बारे में बताते हैं तो उनका एक एजेंडा होता है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, कौन सा टैक्स कम हुआ, कौन सा टैक्स ज़्यादा हुआ। मैं वो बात नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव। मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक हूँ, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ और ठीक ठाक अर्थशास्त्र जानता हूँ, तो आप मुझे एक अर्थशास्त्री कह सकते हैं। तो मैं आपको एक मैनेजर या एक चार्टेड अकाउंटेंट के नज़रिए से नहीं, एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से आज बजट की बात बताता हूँ। मैं बजट को देखना चाहूँगा राष्ट्र के संदर्भ में, देश के कॉन्टेक्स्ट में। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि मेरी जेब पे कितना बाहर कम पड़ा, कितना बाहर अधिक पड़ा। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा प्रयास ये रहेगा इस वीडियो में, हम जाने कि ये बजट राष्ट्र को कितना आगे ले जा सकता है, इस बजट में क्या खामियां हैं, इस बजट का आने वाले सालों में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक समाज के तौर पर। ये सब बात आज हम करने वाले हैं। अब बात करते हैं बजट की। बजट सामान्य घर में भी बनता है, हर कंपनी में भी बजट बनता है। बजट का अर्थ है सारा साल जितना पैसा मेरे घर में आया और जितना पैसा मेरे घर से गया, उसका लेखा जोखा, उसका अकाउंट। घर में हम उतना स्ट्रिक्ट बजट नहीं बनाते, हम कच्चा पक्का थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, इस साल 16 लाख की आमदनी है, 14.5 लाख का खर्च है, बचा हुआ 1.5 लाख रुपए में से 30,000 घर में कैश पड़ा है और 1.25 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया बैंक में जमा किया है। इस तरह से हम मोटा मोटा जोड़ लेते हैं। कंपनी के केस में वो पूरा डिटेल में अकाउंट जोड़ते। देश के विषय में हम क्या करते हैं? तो राष्ट्र के विषय में या देश के विषय में हमारे पास एक ट्रेजरी है, जिसे हम राष्ट्रीय खजाना कह सकते हैं, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारा जो बजट है वो उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अकाउंट है। उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा हमने साल भर में जमा किया या कितना साल भर में आने वाला है और कितना हम उससे खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। अब घर का बजट, कंपनी का बजट आमतौर पे हम साल के अंत में बनाते हैं। बड़ी कॉरपोरेट्स में साल के शुरू में भी हम एक बजट बनाते हैं कि इस साल हम मार्केटिंग पे ये खर्च करेंगे, इस साल हम सेल्स पे ये खर्च करेंगे, नए टैलेंट एक्विजिशन पे हम ये खर्च करेंगे। कुछ इसी प्रकार से राष्ट्र का बजट भी होता है। तो अभी जो बजट 1 फरवरी 2023 को आया है, ये बजट 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए। तो ये बजट आने वाले वित्त वर्ष के लिए है, आने वाले साल के लिए है। ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जो भी हम बजट में लिख रहे हैं, ये आने वाले साल को लेके हमारा एक फोरकास्ट है, हमारा एक अंदाजा है कि कितना हम खर्च करेंगे। जरूरी नहीं हम एग्जैक्टली उतना ही करें, हो सकता है हम उससे थोड़ा ज़्यादा करें, हो सकता है हम उससे थोड़ा कम करें, लेकिन एक बड़ा अंदाजा हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी ऐसे काम नहीं कर सकती। उसके पास उसका प्री निर्धारित बजट होना चाहिए। कितना पैसा मिलिट्री को मिलेगा, मिलिट्री किस प्रकार से अपने वेपन परचेज कर सकती है, किस प्रकार अपने ऑपरेशंस प्लान आउट कर सकती है। मिलिट्री को 4 नए हॉस्पिटल बनाने हैं तो वो किस प्रकार बनाएगी, किसी भी मिनिस्ट्री को। तो हमें थोड़ा एक अंदाज़ा और काफ़ी सटीक अंदाज़ा हमें चाहिए होता है। अगर हम इस वर्ष की बात करें जो भी चल रहा है, इसके लिए बजट पिछले साल पेश किया गया था। जब पिछले साल का बजट पेश किया गया तब किसी को नहीं पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने वाला है। और जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो गेहूं का,
तेल का और फर्टिलाइज़र यानी खाद का, इन सब का बहुत मूल्य संवर्धन हो गया, अर्थात इनकी कीमत काफ़ी अधिक हो गई, क्योंकि रूस तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है, फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। बल्कि जिस क्षेत्र में ये लड़ाई हो रही है, जिस क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है, उस क्षेत्र को बोलते हैं डॉनबास रीजन, और वहाँ विश्व की कुछ बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज थी। सो यकीनन तौर पर उस क्षेत्र में तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। सो सारे विश्व में फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, खाद का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम पिछले साल रहा, जिस कारण खाद की कीमतों में बहुत तेज़ी आई, तेल की कीमतों में बहुत तेज़ी आई। तेल, रूस और यूक्रेन सूरजमुखी तेल के भी बहुत बड़े उत्पादक हैं। इन शॉर्ट, पिछले वर्ष जब हमने बजट पेश किया तब हमें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो बजट में हमने सब्सिडी के लिए काफ़ी कम खर्च रखा था। मान लीजिए हमने 3 लाख करोड़ का बजट पिछले साल रखा था, लेकिन साल खत्म होते होते हमें लगभग 4.5 लाख करोड़ सब्सिडी पे खर्च करना पड़ा। कारण हमें फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे ज़्यादा खर्च करना पड़ा, हमें ऑयल सब्सिडी पे ज़्यादा खर्च करना पड़ा, और इसी प्रकार हमें और अन्य स्थानों पर अधिक खर्च करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये था कि बजट में कुछ लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा, उसमें फेरबदल हो सकता है। जैसी ज़रूरत रहेगी उसके प्रकार बजट के आंकड़ों में, बजट के अंदाजों में फेरबदल किया जा सकता है। तो ये हमने जान लिया बजट किस प्रकार, मतलब किस उद्देश्य से बनाया जाता है। और बजट उतना स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, उतना पत्थर की लकीर जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं है कि जो कह दिया वैसा ही होगा। मान लीजिए हमने अंदाज़ा लगाया कि अगले साल हमें 15 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से मिलने वाला है, लेकिन जीएसटी से 18 लाख करोड़ रुपया मिल जाता है, तो सरकार के पास एक्स्ट्रा 3 लाख करोड़ है। सरकार उसे चाहे तो काफ़ी जगह खर्च कर सकती है, और एग्जैक्टली यही हमने इस साल किया है। जो हमारा ये साल चल रहा है, इस साल हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमें लगभग 15.5 लाख जीएसटी से आमदनी होगी, 15.5 लाख करोड़। लेकिन साल खत्म होते होते अब हमारा अंदाजा है कि इस वर्ष हम 19 लाख करोड़ रुपए की आमदनी जीएसटी से कर सकते हैं। तो जो जीएसटी से अधिक आ रहा है वो काफ़ी अधिक पैसा हम सब्सिडी पर फालतू भी खर्च कर रहे हैं। तो बजट में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। अब आगे चले तो बजट हमने समझा किस प्रकार से अगले आने वाले वित्त वर्ष का एक अंदाजा है, हम किस प्रकार खर्च करेंगे, हम किस प्रकार से हमारी आय होगी, इनकम होगी। अब बजट बनाने के प्रोसीजर के बारे में और बजट बनाने के विधि के बारे में, प्रकार के बारे में, सिस्टम के बारे में थोड़ी बात कर लें। बजट जब बनाया जाता है तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाते हैं कि अगले वर्ष हमारी कितनी ग्रोथ, कितना विकास होने वाला है। उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं, अगर इस साल हमें 20 लाख करोड़ का टैक्स मिला है और अगले साल अगर हमारी राष्ट्रीय आय में 10% ग्रोथ होगी या 8%, 7% ग्रोथ होगी, तो हम मान सकते हैं टैक्स में हमारी 9% ग्रोथ होगी। इस प्रकार हम टैक्स का थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। इसी प्रकार हम बाकी इनकम का भी अंदाजा लगाते हैं। जब हमें अपनी इनकम का एक ठीक ठाक अंदाजा लग जाता है, मैं आपको काफ़ी रफ तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल तुक्का नहीं मार रहा है कोई अर्थशास्त्री बैठ के, इसके लिए काफ़ी सटीक मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती। तो वापस वहाँ आता हूँ। सबसे पहले हम कितनी टैक्स और नॉन टैक्स से हमारी इनकम होने वाली है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। जब मुझे एक बार ये अंदाज़ा लग गया कि 35 रुपया या 30 रुपया मुझे टैक्स से मिलने वाला है, फिर मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ, अच्छा अब 30 रुपया मेरे पास जब टैक्स से आएगा तो मैं खर्च कितना कर सकता हूँ। फिर मैं हिसाब लगाता हूँ कितना पैसा मैं उधार ले सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कानून है, उसके लिए हमारे पास टारगेट है। एक कानून है एफआरबीएम एक्ट, जो काफ़ी हद तक निर्धारित करता है कि कितना हम लोन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें जो लिखा है वो भी पत्थर की लकीर है, उसमें भी समय की आवश्यकता अनुसार हम बदलाव कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम अंदाजा लगाते हैं कि हम 20 रुपये उधार लेंगे, 30 रुपये हमें टैक्स से आएगा, 20 रुपये हम उधार लेंगे, तो मेरे पास हो गए 50 रुपये। अब इस 50 रुपये को मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ? फिर मैं हिसाब लगाना शुरू करूँगा, अच्छा 50 रुपये में से 10 रुपये मुझे ब्याज के देने हैं,
5 रुपये मुझे, इतना सारा मेरा स्टाफ है उसकी सैलरी देनी है, मुझे 3 रुपये पुराने रिटायर हुए लोगों की पेंशन देनी है, मुझे 8 रुपये मिलिट्री पे खर्च करने, इस प्रकार मैं अपना अंदाज़ा लगाना शुरू करूँगा। तो मान लीजिए हमने हिसाब लगाया 35 रुपये हमारे खर्च हो गए फिक्स खर्चों पे। फिक्स खर्चे मतलब जो होंगे ही, जिनको हम टाल नहीं सकते, जैसे अपने कर्मचारियों की सैलरी पे करना, पेंशन पे करना, आर्मी को मेंटेन करना, सरकारी बिल्डिंगों को मेंटेनेंस करना, इस प्रकार बहुत सारे जरूरी खर्चे होते हैं जिनको सरकार टाल नहीं सकती। तो इस प्रकार के सभी खर्चे करने के बाद हम लोग ये हिसाब लगाते अब हमारे पास कितना फंड बचा। इस फंड से फिर हम विकास कार्यों की तरफ खर्च करना शुरू करते हैं कि इतना हम रेलवे के विकास पर लगाएंगे, इतना हम सड़कों के विकास पर लगाएंगे। तो इस प्रकार हम अपना बजट बनाते हैं। अब जब आपने बजट का ये प्रोसीजर समझ लिया है, अब आगे हम बात करेंगे 2023 के बजट के बारे में। तो 2023 का जो हमारा बजट है, इसमें लगभग हमने 45 लाख करोड़ का खर्च का निर्धारण किया है। मतलब हमारे बजट का जो साइज है, हमारा जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है। अब ये लाख करोड़ का हिसाब मैं ना समझने वाला हूं ना आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम, इतने जीरो कौन हिसाब लगाएगा। आप सीधा हिसाब लगाइए ना, 45 रुपये का बजट है, मेरी जेब में 45 है, मैं 45 रुपया कहाँ से आया, कहाँ खर्च करूंगा। अगर हम 45 रुपये मान के समझेंगे तो बड़ा आसान होगा समझना। तो 45 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 45 रुपीज़। ये 45 लाख करोड़ है। अब जो भी मैं नंबर आगे बोलूंगा समझ लीजिए वो 1 लाख करोड़ है। मान लीजिए ये 45 रुपये में से मैं कहता हूं कि हम लोग 19 रुपये सरकारी स्कीम पर खर्च करने वाले हैं, मतलब हम 19 लाख करोड़ सरकारी स्कीम पर खर्च करेंगे। इसका मतलब ये होगा। तो अब जब हमने समझ लिया कि 45 लाख करोड़ का हमारा बजट है, तो पहले एक हिसाब लगा लें कि इस बजट को 45 लाख करोड़ को खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अगर मैं बजट का नंबर चेक करूं तो इसमें से जो टैक्स की इनकम है, सरकार को जो टैक्स से पैसा आ रहा है वो लगभग 23.5 रुपये आ रहा है। 45 में से 23.5, 45 में से 23.5 रुपये हमें टैक्स से मिल रहे हैं। फिर अन्य 3.25 रुपये के लगभग हमें बाकी नॉन टैक्स से मिल रहे हैं। नॉन टैक्स का मतलब होता है जैसे कोर्ट की इनकम, कोर्ट फाइन लगाता है, रेलवे की टिकट से इनकम, ओके, सरकारी स्कूलों से जो फीस मिलती है, सरकारी अस्पतालों में जो पर्ची कटती है, जो इस प्रकार से जो टैक्स नहीं है किंतु सरकार को इनकम हो रही है, तो उस प्रकार के सभी खर्च इसमें आ जाएंगे। ठीक है, टोल से होने वाली इनकम, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पेनल्टीज का भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम का भी है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा टोल और इस प्रकार की आर्थिक इनकम का भी है। सो लगभग 3.25 रुपये हमें यहाँ से मिल रहे हैं। तो 45 में से 27 रुपीज़ हमारे वो हैं जो हमारी इनकम है। ये पैसे के लिए हमें किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, ये पैसा सरकार की इनकम है। अब बाकी का पैसा कहाँ से आया? मैं खर्च कर रहा हूँ 45 और मेरी इनकम है 27। इसका मतलब बाकी 18 मैं उधार ले रहा हूँ या मैं अपना कुछ सामान बेच रहा हूँ। या तो हम सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं या हम उधार ले रहे हैं। इस साल वैसे हमने कोई सरकारी बड़ी कंपनी को नहीं बेचा है, क्योंकि अगले साल में हमारा बेचने का प्लान नहीं है, मेरा मतलब, क्योंकि नॉन डेट जो हमारी इनकम है, जो गैर उधार इनकम, मतलब जो बेचकर आने वाली इनकम है सरकारी संपत्ति को, वो काफ़ी कम, वो लगभग 84 पैसे है, तो वो बहुत अधिक इनकम नहीं है। बल्क लगभग 18.5 रुपये इसमें उधार से आने वाला पैसा है। अब हिसाब लगाइए, हम बात कर रहे थे 45 लाख करोड़ का बजट है, इतना पैसा खर्च करने वाले, लेकिन एक बात समझिए, 18 लाख करोड़ इसमें उधार है। 18 लाख करोड़ इसमें उधार है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए इसको हम याद रखेंगे। अब ये लाख करोड़ में हटा देता हूं, अब सीधा सिंपल रखते हैं। 45 रुपये का बजट है, 27 रुपये हमें टैक्स से मिल रहे हैं और 18 रुपये हम लोग उधार ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हम 45 रुपये खर्च क्या कर रहे हैं, 45 रुपीज़ को हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें समझ में आएगा कि लगभग 11 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं। हमने पुराने लोन काफ़ी लिए हैं ये कोई पहला साल तो है नहीं जिसमें हम 18 रुपये का लोन ले रहे हैं। हमने पूर्व वर्षों में भी बहुत लोन लिए हैं,
तो उन पुराने सारे लोन पर हमें 11 रुपये, मतलब 11 लाख करोड़ का ब्याज हमें देना है। आप ये देखिए, 18 लाख करोड़ का उधार और 11 लाख करोड़ का ब्याज। सो एक्चुअल जो स्पेंडिंग है और एक्चुअल जो इनकम है वो इस नंबर से काफ़ी कम है। सरकारी बजट काफ़ी बड़ा हो जाता है उधार और ब्याज के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसका क्या प्रभाव और इसका क्या हम पर कह लीजिए इम्पैक्ट पड़ता है। तो 11 रुपये हमारे उधार की तरफ, मतलब ब्याज चुकाने की तरफ जा रहे हैं। अब बाकी में से 4 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं। 45 रुपीज में से 4 रुपीज, ओके, 11 रुपीज वी हैव पेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। 11 रुपये हमने इंटरेस्ट ब्याज के लिए दिए पुराने लोन के, और 4 रुपये हमने दिए सब्सिडी पे, मतलब अब हो गए 15 रुपये। ठीक है, और इसके अतिरिक्त लगभग 8 रुपये हम इकोनॉमिक सर्विसेज, मतलब वो सारी सरकारी सुविधाएं जिससे सरकार को कोई भी इनकम होती है, इसमें सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टोल रोड, ओके, जितने भी एसेट जो सरकार को कमाई देते हैं वो सब का मेंटेनेंस इसमें आ जाता है। तो 8 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्विसेज पर, और 2 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं जनरल सर्विसेज पर, मतलब 10 लाख करोड़ रुपए, 10 रुपये, 45 में से 10 रुपये हम खर्च कर रहे हैं सुविधाओं पर। कौन सी सुविधाएं? जिसमें सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, ओके, और सड़क, ये हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं इसमें, लार्जली बनने की भी और मेंटेनेंस की भी। और जनरल सर्विसेज मतलब जैसे कोर्ट, पुलिस, सरकारी दफ्तर, वहां पर हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके बाद सरकारी स्कीम, अन्य सरकारी स्कीम पर हम लगभग 5 रुपये खर्च कर रहे हैं। और इस सब के बाद जो हमारे पास बचता है उससे लगभग 13 रुपये हम अन्य खर्च कर रहे हैं। तो ये है हमारे बजट का खर्च। अब मोटा मोटा इससे हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा। सो इनकम हमें समझ में आ गई कि 45 रुपीज़ का हमारा टोटल बजट है, उसमें से 27 रुपया टैक्स, 18 रुपया नॉन टैक्स। और खर्च की हम बात करें तो 11 रुपये का ब्याज, 19 रुपये की सारी सरकारी स्कीम, ओके, और लगभग 13 रुपये के लगभग हमारी बाकी के सरकारी खर्चे। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अब हम इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की जगह इसको मोटा मोटा 2 हिस्से में बांटते हैं। अगर हम बजट में देखें तो वो खर्च जो कि विकास कार्यों के लिए होगा और वो खर्च जो कि रूटीन कार्यों के लिए होगा, उन दोनों खर्च की हम बात करेंगे। 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इस साल, मतलब 45 में से 10 रुपये सरकार ने इस साल अलॉट किया है डेवलपमेंट के लिए। इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्च जिसके थ्रू और जिसके जरिए हम लोग नई सड़कें, नए अस्पताल, नए स्कूल, नए हवाई अड्डे, नए बस अड्डे और किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, ये सब बनाने वाले हैं। तो 45 में से 10 रुपये हम इधर खर्च कर रहे हैं। 45 में से 10 लगभग 22%। ठीक है, तो 22% हम खर्च करने वाले हैं इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, मतलब विकास पर। 22% मतलब अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे होते उसमें से 22 हम विकास पर खर्च कर रहे हैं। और अगर हम 45 को हिसाब लगाकर चले तो हम लगभग 10 रुपये खर्च कर रहे हैं विकास कार्यों पर। इसके अतिरिक्त 3.25 रुपये के लगभग केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए जाते हैं कि वो विकास कार्यों पर खर्च करें। तो ये हो गया टोटल 14.25, हम 14 रुपये कह सकते। 45 रुपये का हमारा टोटल खर्च है, उसमें से 14 रुपये हम लोग विकास कार्य पर खर्च करेंगे। 11 रुपये हम लोग कहाँ खर्च करेंगे? ब्याज, पुराने लोन का ब्याज। और फिर सरकारी सुविधाओं का मेंटेनेंस, सरकारी स्कीम का मेंटेनेंस, काफ़ी खर्च बाकी वहाँ होगा। तो अब मैं इसको सिर्फ 2 ही टुकड़ों में बात करूंगा, विकास खर्च और गैर विकास खर्च। तो गैर विकास खर्च बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा विकास पर ही खर्च कर सकते हैं। जो हम विकास पर खर्च करेंगे वो हमारा बोनस होगा, लेकिन
गैर विकास खर्च भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को रूटीन की सुविधाएं देना, सब्सिडी देना, सारी सरकारी एसेट्स का मेंटेनेंस करना, वो भी उतना ही जरूरी है। डिफेंस का मेंटेनेंस करना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकास कार्य ही जरूरी है, लेकिन जितना अधिक हम विकास पर कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि लगभग 14 रुपए हम 45 में से 14 मतलब 14 आउट ऑफ 45 हम विकास कार्य पर खर्च कर रहे हैं, तो अब इसका एक हम विश्लेषण करेंगे कि पहले हम कितना खर्च करते थे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा पहले हम कितना खर्च कर रहे थे तो आप आगे का नहीं समझ सकते। 45 में से 14 अगर आप हिसाब लगाएं तो कितने प्रतिशत होगा? लगभग 30%। 30% इस बार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा विकास पर। मतलब अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 70 रुपए गैर विकास कार्यों पर और 30 रुपए विकास कार्यों पर खर्च हो रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है? ज्यादा पहले नहीं बात करूंगा, सिर्फ 2012 में हम जाएंगे तो विकास पर हम 6 रुपए खर्च करते थे। अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 94 रुपए गैर विकास कार्य और 6 रुपए विकास कार्य। इसमें अगर मैं राज्यों को दिया जाने वाला भी विकास का फंड जोड़ दूं जो जोड़ा जाना चाहिए तो ये 9 रुपए के लगभग होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए हम कह सकते। तो 9-10 रुपए के लगभग या 9-10% के लगभग जो विकास पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था वो बढ़कर 30% हो गया। ये हम बात कर रहे थे 10-12 साल पहले की। अगर हम कुछ थोड़ा समय पहले की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 12% था, सिर्फ 4 साल पहले। पिछले साल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ाया गया था। 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल अलॉट किया गया था। इस साल इसको 25% बढ़ाया गया है। हमारा कुल खर्च इस बार 7.5% बढ़ा है। ये नंबर अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। 7.5% के मद से 7.5% से हमारा खर्च बढ़ रहा है, कुल खर्च। और अगर हम इनकम का हिसाब लगाएं तो हमारी कुल इनकम लगभग 10% के हिसाब से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो एक प्रकार से हमारा बजट सही दिशा में जा रहा है कि हमारी इनकम का ग्रोथ खर्च के ग्रोथ से अधिक है। मतलब जो ये उधार है इसका परसेंटेज कम हो रहा है। इनकम और खर्च का जो गैप है वो अगर कम होगा तो मतलब हमें कम उधार लेना पड़ेगा। तो एक तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में अगर इनकम इसी प्रकार से बढ़ती है और खर्चा भी इसी प्रकार से बढ़ता है तो मान लीजिए 4 साल अगर हम इसी प्रकार बजट चला पाए तो उधार का जो परसेंट है वो सिर्फ 20% रह जाएगा। मतलब अगर हम 45 रुपए का बजट है तो उसमें सिर्फ 9 रुपए उधार की जरूरत पड़ेगी, 36 रुपए हमें हमारी इनकम से मिला करेंगे और खर्च हमारा यही होगा। तो उस समय हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी क्योंकि हम कम खर्च लेंगे, हमें कम ब्याज देना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा पैसा हम विकास कार्यों पर खर्च कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार से समझिए। तो अगर इनकम तेजी से बढ़ती है और खर्च कम स्पीड से बढ़ता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खर्च जो 7.5% बढ़ा है उसमें भी लगभग पूरा जो वो खर्च बढ़ा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ गया है, विकास खर्च की तरफ गया है। क्योंकि विकास खर्च लगभग 30%, लगभग 30 से 40% के हिसाब से बढ़ा है। तो अगर हम ये हिसाब लगाएं तो हमारा बजट काफी सही दिशा में जा रहा है। अच्छा, हमारे ऊपर इतना उधार क्यों हुआ? हम ये आज ये 18 रुपए उधार क्यों लेना पड़ रहा है 45 में से? तो थोड़ा समझेंगे। जब हमने जीएसटी लॉन्च किया तो जीएसटी से होने वाली इनकम जितना हमने अंदाजा लगाया था उससे काफी कम थी। 2017 में हमने जीएसटी लॉन्च किया था और 2017 में जीएसटी लॉन्च करने के बाद उससे होने वाली इनकम हर साल पहले 3 सालों के लिए काफी कम रही। अब क्योंकि टैक्स से हमारी उम्मीद से कम इनकम हुई तो हमारा उधार बढ़ गया, हमारा घाटा बढ़ गया। अब क्योंकि हमने ज्यादा लोन तब लिया तो उसकी वजह से आज हम ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। और फिर आया कोविड 2020 में, हमें बहुत अधिक उधार लेना पड़ा। 2020 का जो हमारा बजट था, आज जैसे मैं कह रहा हूं बजट 45 लाख करोड़ है, 2020 का हमारा बजट था 35 रुपए, 35 या 36। उस 36 में से 19 रुपए हमें उधार लेना पड़ा था और लगभग 17 रुपए हमें टैक्स से आए थे। इस साल हमें 27 रुपए टैक्स
और नॉन टैक्स से आ रहे हैं, उस साल हमें सिर्फ 17 रुपये टैक्स और नॉन टैक्स से आए थे, और उधार हमारा 19 था, और कुल बजट हमारा 36 था। आज जो पूरा बजट बढ़ गया है, 36 से 45 पर हम बजट को लेके गए, इसमें हमारा उधार नहीं बढ़ रहा है, इसमें सारी इनकम बढ़ रही है, और जो एक्स्ट्रा खर्च हम कर रहे हैं वो सारा हम विकास की तरफ खर्च कर रहे हैं। तो ये बदलाव है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। तो पिछले 3 साल में हमने काफी अच्छे से अपने बजट को मैनेज किया है, क्योंकि इसी पीरियड में हमारे पड़ोसी श्रीलंका और अब आने वाले समय में पाकिस्तान, जिसका नाम लिया नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री नाम नहीं लेते, वो कहते हैं वो पड़ोसी देश जो आतंकवाद करता है, वो पड़ोसी देश जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो नाम नहीं लेते लेकिन हर कोई समझ जाता है, और वो खुद भी समझ जाते हैं। हर कमाल की बात है, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं कि हमें आतंकवादी कह दिया, जबकि हमने किसी का नाम नहीं लिया था। चलिए, कोविड के दौरान बहुत सारे देश आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए। श्रीलंका, पाकिस्तान, अच्छा श्रीलंका पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं चलिए छोटे देश थे, गरीब देश थे। इंग्लैंड की हालत बहुत खराब है। अच्छा, आपको लगेगा हो सकता है अमेरिका की बहुत अच्छी हो, अमेरिका की हालत बहुत खराब है। इन 2 देशों ने पिछले 50 साल की सबसे अधिक महंगाई को अभी देखा है। तो पूरे विश्व में, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, चाइना हो, सबकी ही हालत खराब है, और भारत इस समय सबसे तेजी से विकास करता हुआ देश है। और उसका कारण है कि अपने बजट को ठीक ठाक मैनेज किया है। गलतियां हुई हैं, परफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो हमने जिस तरह से मैनेज किया है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अब मैं वापस फिर से नंबर्स और आंकड़ों की तरफ आऊंगा। शायद मैंने अब आंकड़ों को इतनी बार, अपने नंबर्स को इतनी बार रिपीट किया आपको रट गया होगा। 45 रुपए की हमारी खर्च है और इनकम है, 27 रुपये हमारे टैक्स और नॉन टैक्स से आ रहे हैं, 18 रुपये हमारे उधार हैं। और खर्च में मैंने जिस प्रकार बताया, 10 रुपये हम खर्च कर रहे हैं विकास पर, स्टेट का भी जोड़ ले तो 14 रुपये 45 में से हम खर्च कर रहे हैं विकास पर, 11 रुपये हम खर्च कर रहे हैं ब्याज पर, और बाकी अन्य खर्च। और इसमें किस प्रकार बदलाव आया वो भी मैंने आपको बताया। 2020 से अब 2023 तक किस प्रकार हर साल जो हमारा बजट घाटा है वो घट रहा है। 2019 में हमारा बजट घाटा 4.5% था, 2020 में यह बजट घाटा बढ़ के 10% हुआ, 2021 में, मैं 10 जो बोल रहा हूं ये थोड़ा अंदाजा है क्योंकि वो 10 नहीं था, 9.5 के लगभग, 9.3 इनफैक्ट था, तो 4.5 से 9.3 हुआ, डबल से अधिक, क्योंकि कोविड का साल था, इनकम हुई नहीं, सरकार पर खर्चे का भार ज्यादा था, तो ऑब्वियसली उस साल ये हुआ। सो बजट घाटा 10%, और 10% किसका? जीडीपी का। बजट का 10% नहीं, जीडीपी का, राष्ट्रीय इनकम का 10%। अगले साल ये घटकर होता है 6.8%। जो साल हमारा अब चल रहा है 2022-23, इस साल बजट घाटा 6.4% रहेगा, और अगले साल के लिए हमने अंदाजा लगाया है कि हमारा बजट घाटा 5.8% रहेगा, और 2024-25 आते आते हम 2019 वाले नंबर पर वापस आ पाएंगे, मतलब 4.5% बजट घाटा। तो देखिए, एक कोविड, क्योंकि कोविड में हमें बहुत अधिक उधार लेना पड़ा, कुछ तो हमें जीएसटी की वजह से भी नुकसान हुआ था शुरू में, अब जीएसटी बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, और कोई भी नया सिस्टम समय लेता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें जीएसटी को ब्लेम करना चाहिए। पहले 2-3 सालों में था भी, एक डाउट था, क्या पता जीएसटी पूरी इनकम ना दे पाए, तो हमारे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही कम रह गई, कोई बात नहीं। तो जीएसटी की वजह से थोड़ा नुकसान, इतना अधिक नहीं था लेकिन थोड़ा नुकसान हमें 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। फिर कोविड ने हमारी लगभग कमर तोड़ दी। कोविड के कारण हमें इतना अधिक उधार लेना पड़ा कि हमारा जो कुल उधार है देश का वही 10% बढ़ गया। ओके, इतना अधिक हमारा उधार बढ़ा, और जब हमारा उधार 10% बढ़ेगा तो हमारा ब्याज का खर्च भी तो 10% बढ़ जाएगा। तो 2020 का जो ज्यादा उधार है उसको 2021 में ब्याज खर्चा इतना बढ़ गया कि उसी की वजह से हम ज्यादा उधार ले रहे हैं, और अभी तक उसका असर हम पर है। कहने का मतलब है, एक बुरा बजट या एक बुरा साल आपके 4-5 साल खराब करता है।
2020 कोविड का असर अब तक है, वरना शायद हम 11 रुपये आज ब्याज के ना दे रहे होते, हम शायद 8 रुपये ब्याज के दे रहे होते, और हमारा उधार भी 18 रुपये ना होकर 15 रुपये होता, और इस बजट का साइज 45 ना होकर 42 होता। तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितना उधार कम होगा वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि समय हमेशा अच्छा नहीं होगा। आज हमारा टैक्स बहुत अच्छा रहा, हमारा टैक्स तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कल भी बढ़े। तो हमें बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी भारत का अच्छा समय चल रहा है, तो अच्छे समय में जब हम डिसिप्लिन रहेंगे तब हम बुरे समय में बच पाएंगे। और कुछ नहीं तो हमें श्रीलंका के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। पाकिस्तान तो खैर कोई उदाहरण है ही नहीं, और बहुत सारे अन्य देश, चाहे वो ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ये सारे देश आज कहीं ना कहीं एक क्राइसिस में है। जब इनका अच्छा समय था तब ये लोग डिसिप्लिन नहीं थे, तब इन्होंने बहुत खुलकर खर्च किया, नुकसान उठाया, और जब मुसीबत का समय आया तो इनको उधार लेना पड़ा, बहुत उधार लेना पड़ा। तो ये हमें नहीं करना है। आने वाले समय में हमें अब इस उधार को घटाते जाना है, इस ब्याज खर्च को घटाते जाना है, बजट के साइज को कम करना है। हमें बजट के साइज को बढ़ाना है तो विकास की तरफ बढ़ाना है। और एग्जैक्टली अगर हम इस बजट का हिसाब लगाएं तो वही इस साल हमने किया है। तो मैं अगर इस बजट का एनालिसिस करूं तो ये बजट काफी अच्छे सटीक रूप से एक पॉजिटिव दिशा में है। अब इस बजट में कुछ खामियां जरूर हैं, कुछ हर किसी को हर कोई हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो अब कुछ स्कीम के लिए खर्च घटाया गया है, क्योंकि हमें विकास कार्यों पर ज़्यादा खर्च करना है तो हमने कुछ और अन्य प्रोग्राम पर खर्च कम किया है। अब काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अरे आपने तो मनरेगा का खर्च घटा दिया, गांव में नौकरी कैसे होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जब हमने रेलवे को एक्स्ट्रा 1.25 लाख रुपए का खर्च दिया, तो रेलवे उससे नई पटरियाँ लगाएगा, रेलवे के नए इंजन बनाएगा, रेलवे की नई बोगी बनाएगा, वो पूरा खर्च विकास कार्यों के लिए। तो उससे नई जॉब नहीं होगी क्या? जॉब सिर्फ मनरेगा से होगी। जब नई सड़कें बनेगी तो उससे जॉब क्रिएट नहीं होगी क्या? जब सड़क, मैं सिर्फ सड़क मजदूर की बात नहीं कर रहा हूं, जब सड़क बनेगी तो उसमें सीमेंट भी लगेगा, उसमें तारकोल भी लगेगा, उसमें कुछ और मटेरियल भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी, इंजीनियर भी लगेंगे। सीमेंट बनाने वाली कंपनी में भी तो जॉब क्रिएट होगा। तो जो विकास कार्य होगा उससे भी जॉब क्रिएट हो रही है, यह हमें समझना चाहिए। तो सरकार ने किसी डायरेक्ट जॉब प्रोग्राम में थोड़ा खर्च कम कर दिया, ये शायद हम कभी कभी अत्याधिक सरकार के साथ निष्ठुर हो जाते हैं। अब अन्य भी कुछ शिकायतें लोगों को हो सकती है कि अरे शिक्षा पर थोड़ा कम बढ़ाया, अधिक बढ़ाना था, हेल्थ पर थोड़ा कम बढ़ाया, अधिक बढ़ाना था। तो ठीक है, अब अपना अपना नजरिया है। मेरे हिसाब से शिक्षा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और अन्य सभी सुविधाएं व्यक्ति तभी फायदा उठा सकता है जब कनेक्टिविटी बेटर हो। सबसे पहले ये कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना जरूरी है। अमेरिका बहुत डेवलप्ड है इसलिए वहां सड़कें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका में सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका डेवलप्ड है। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पॉल कैनेडी ने कहा था, अमेरिका के एक बहुत जाने माने राजनीति शास्त्री और विशेषज्ञ, और उनके पुराने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई। सो पॉल कैनेडी सेड दिस, दैट अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ, सॉरी, the roads are not great because of a rich economy. The economy is rich because of the great roads. So सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका डेवलप किया है, और हमें भी ये समझना पड़ेगा। कनेक्टिविटी के बिना अगर आप 10 स्कूल भी अच्छे बना दें लेकिन गांव को उस स्कूल से जोड़ने वाली सड़क नहीं बनाएंगे तो फिर भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। 100 में से 85 बच्चा स्कूल पहुंचेगा, 15 बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। जिसके माँ बाप, माता पिता बच्चे को वैन करा पाने में सक्षम नहीं है, जो बच्चा खुद साइकिल चला के जाने में सक्षम नहीं है, वो बच्चा अगर स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है वो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर सड़कें बहुत अच्छी हो तो माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस होगा कि बच्चा साइकिल से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सड़कें है ही नहीं, उबड़ खाबड़ रास्ता है, पैदल चल कर जाना है, सेफ्टी नहीं है, उस सड़कों पर लाइटें नहीं है, तो माँ बाप को हमेशा डर रहेगा।
सभी प्रकार की सुविधाओं का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमारी कनेक्टिविटी बेटर हो। तो शायद कनेक्टिविटी पर पहले खर्च करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, और इस काम में भी बहुत सारी जॉब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरा देखने का पक्ष है। अब हर व्यक्ति का अपना पक्ष है और हर व्यक्ति को इसका पूर्ण स्वतंत्रता है किस प्रकार से वो देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हम इस भारी भरकम 10 लाख करोड़ का क्या करने वाले हैं? मतलब 45 में से 10 रुपए जो हम कह रहे हैं विकास कार्यों पर खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, एक अंदाजा हम देख लेते हैं। तो रेलवे के लिए हमने 2.4 ट्रिलियन मतलब 2.5 रुपए, 10 में से 2.5 मतलब 2.5 लाख करोड़ हमने सिर्फ रेलवे के लिए रखा है। अच्छा, मतलब रेलवे का कितना डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमें बुलेट को भी बहुत तेजी से डेवलप करना है। बुलेट प्रोजेक्ट बहुत स्लो बढ़ रहा है। फिर काफ़ी सारे रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली पलवल और अन्य काफ़ी सारे। तो रैपिड रेल को भी तेजी से बढ़ाना है। फिर एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहे हैं, उनको भी खत्म करना है। और फिर वंदे भारत चलानी है इतनी सारी। फिर रेलवे स्टेशन भी डेवलप करने हैं, सभी ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ानी है। अरे भाई, कब होगा वो 2040 में थोड़ी करना है, वो हमें 2028 तक करना है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। भाई, मेरे हिसाब से सड़क हो सकती है, आपके हिसाब से स्कूल हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ दोनों जरूरी है, लेकिन अगर सड़क अच्छी नहीं होगी तो वो स्कूल भी बहुत आपको फायदा नहीं देगा। और ऐसा नहीं है कि हम स्कूल पर खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस 10 लाख करोड़ में से जैसे हम देखेंगे तो हायर एजुकेशन पर बहुत अधिक खर्च है। अच्छा, फिर कोविड ने हमें एक बात सिखाई कि डॉक्टर के साथ साथ नर्सों का होना और सपोर्ट स्टाफ का होना कितना जरूरी है। तो इस साल हम 157 मेडिकल कॉलेजेस में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोलने वाले हैं। 2014 के बाद से इस देश में 157 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। उन सभी 157 मेडिकल कॉलेज में एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक और नया बिल्डिंग बनाकर एक एक्स्ट्रा नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, जहां पर सपोर्ट स्टाफ और नर्सिस को तैयार किया जाएगा। मतलब ये कोई फैक्ट्री नहीं है, सॉरी मेरे शब्दों का चयन थोड़ा गलत है। उनको ट्रेन किया जाएगा। सो इसी प्रकार 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फिर जैसे हम अब UPI से कहीं भी ठेले से लेकर और गोलगप्पे वाले तक पेमेंट कर देते हैं, ये भी तो कभी किसी सरकार ने खर्च किया होगा ना, तब आज हम ये इतनी आसानी से सुविधा ले पा रहे हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं आने वाले समय में बने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबिलिटी और कम्युनिकेशन पर लगभग 1.8 मतलब 1,80,000 करोड़ का हमने खर्च रखा है। तो इस प्रकार अन्य अन्य खर्च है। और अगर हम बात करें, हालांकि घाटा और उधार इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन अगर हम अब बात करें हमारी सरकार पर टोटल कितना उधार है, तो सिर्फ केंद्र सरकार की मैं बात करूं। अच्छा, अभी तक हम बात करें थे 45 रुपए की। ये 45 रुपए क्या है? ये 45 रुपए हमारे बजट का साइज। अगर मैं देश की बात करूं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का क्या साइज है, पूरे देश की कितनी इनकम, माफ कीजिए, पूरे देश की कितनी इनकम है, तो पूरे देश की इनकम का एक अंदाजा अगर हम लगाएं तो लगभग 275 रुपए से 280 रुपए ये हो सकता है। मैं 280 मान लेता हूं, 275 मान लेता हूं, चलिए। तो 275 हमारी टोटल नेशनल इनकम है, ठीक है। उस 275 की हमारी जो नेशनल इनकम है, मतलब 275 लाख करोड़ की, उसमें से ये तो हमारा हर साल का उत्पादन है, इतना हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे ऊपर टोटल उधार कितना है? इस 275 का 57%, 57% केंद्र सरकार पर उधार है। मतलब अगर हम इसका मैथमेटिक्स लगाएं तो लगभग 145 से 150 लाख करोड़ के लगभग केंद्र सरकार पर उधार है। अच्छा, अब राज्य सरकारों को भी जोड़ दें तो ये उधार लगभग 81% हो जाता है, 81%। तो ये अगर हम जोड़े तो लगभग 205 लाख करोड़ के लगभग उधार है। अच्छा, अब ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं, आप और मैं हम तो इसका मतलब नहीं निकाल सकते ना कि 150 लाख करोड़ कितना हुआ और इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसका एक मतलब निकाल लेते हैं।
अच्छा, हमारे यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक हिसाब लगाया है कि अगर केंद्र का जो घाट उधार है वो 40% पर लिमिट रहे और राज्यों का उधार 20% पर लिमिट रहे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो टोटल उधार है वो बहुत हमारे कंट्रोल में है और हम जब चाहे उसको चुका सकते हैं। अभी हम उससे कितना ज़्यादा है, हमारा टोटल उधार होना चाहिए 60%, मतलब लगभग 160 लाख करोड़, और अभी हमारा लगभग है 205 लाख करोड़। तो इसको 205 से 160 की तरफ हमें लाना है, मतलब 81% से 60% की तरफ हमें भविष्य में अपने उधार को लेकर जाना है। और सरकार का इस विषय में क्या टारगेट है? अब सरकार का जो नया टारगेट है उसके हिसाब से सरकार 2030 तक इस नंबर को वापस से घटाकर 50% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार की तरफ लाएगी, और फिर कोशिश की जाएगी इसको 50 से घटाकर वापस 40 पर लाया जाए। तो 2030 तक हम 50 नहीं बल्कि और ज़्यादा कम कर लेंगे, जिस प्रकार से हम अभी बढ़ रहे हैं। माफ़ कीजिए, 2028 तक हमें इसे 50% करना है। हमने 5 साल का नया टारगेट लिया। सो 5 साल में हम इसको 57% से अपनी डेट को वापस घटाकर 50% करेंगे, केंद्र की डेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा है उधार का एक अंदाजा। अच्छा, बाकी देशों में कितना उधार होता है? जापान की हम बात करें, जापान में इनकम का 212% उधार है, लेकिन जापान एक अलग केस है क्योंकि जापान में ब्याज रेट इतना कम है कि सरकार के ऊपर उसका बोझ बहुत कम पड़ता है। तो हम जापान की देखा देखी ऐसा नहीं कर सकते कि अपना उधार 200% कर ले। अच्छा, अमेरिका को देख लेते हैं। अमेरिका का उधार भी 100% से ज़्यादा है। अधिकतर देश लगभग यही 80%, 85%, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो 60%, इस प्रकार के उधार की रेंज में रहते हैं। तो हम कहते हैं कि 60% अगर हमारा टोटल उधार रहे तो हम हमेशा मैनेजेबल उसको मान सकते हैं, क्योंकि उधार काम करने का पार्ट है। एक किसान भी उधार लेकर फसल लगाता है, बाधे पर जमीन लेता है, मतलब रेंट पर जमीन लेकर अपनी फसल बढ़ाने की कोशिश करता है। एक व्यापारी उधार लेकर अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सरकार भी उधार लेकर अपने विकास कार्यों को तेजी से करने की कोशिश करती है। तो उधार लेने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस उधार को हमें कंट्रोल रखना होगा। और वो कंट्रोल कहाँ है? हम कहते हैं 60% पर अगर उधार है, मतलब आपकी इनकम अगर 100 रुपये साल की है और आपके ऊपर टोटल उधार 60 रुपये है, तो वो उधार मैनेजेबल है, आप उस उधार को चुका सकते हैं। मतलब मेरी साल की अगर सैलरी 20 लाख रुपए और मेरे ऊपर 12 लाख रुपए का लोन है, तो मैं मानूंगा ठीक है, 12 लाख रुपए का लोन है, जब चुकाना होगा चुका सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसी प्रकार से हम राष्ट्र के संदर्भ में इसे देखते हैं। तो मैं अभी डिटेल स्कीम बाय स्कीम तो नहीं जाऊंगा, मैंने मोटे तौर पर आपको बजट का एक अंदाजा आज दिया है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ यूपीएससी के स्टूडेंट या आईएएस के बच्चों के लिए नहीं किया है, उनको तो इस वीडियो का लाभ होगा ही, लेकिन अन्य सामान्य जन जो हमेशा ये न्यूज़ चैनल वालों से परेशान है, क्योंकि इतने भारी भारी शब्द और ये क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, और ये सब करते हैं, बड़ा इससे मतलब इस चिड़ियाघर में मैं तो कुछ नहीं समझ पाता हूँ। आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, किंतु जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद।